अब डिस्कस कर लेते हैं सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। तो जो सेल के अंदर की साइड में स्मॉल ऑर्गन्स पाए जाते हैं, लाइक एज न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, उन्हीं को क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। ओके। एक चीज़ और, सेल के अंदर कंप्लीटली रूप से फ्लूइड भरा हुआ रहता है, उस फ्लूइड को क्या बोल देते हैं? साइटोसोल बोलते हैं। ठीक है। अब जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं प्लस साइटोसोल है, इन दोनों को मिला के साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अगर कोई पूछे साइटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है, तो सेल के अंदर जो भी कंटेंट पाए जाते हैं उन सभी को मिक्सअप में क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और वो कंटेंट क्या है? सेल ऑर्गेनेल्स प्लस साइटोसोल। साइटोसोल क्या है? फ्लूइड है। सेल ऑर्गेनेल्स जो स्मॉल ऑर्गन्स हैं वो हैं। ठीक है। अब वन बाय वन देख लेते हैं कि कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं और उनका क्या क्या फंक्शन होता है सेल के अंदर, और वो किस तरीके से अपना रोल परफॉर्म करते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट वन है अपने पास न्यूक्लियस। तो जितनी भी अपनी बॉडी की सेल्स होती है उन सभी के अंदर न्यूक्लियस होता है, लेकिन जो मैच्योर आरबीसी, जो अपनी मैच्योर रेड ब्लड सेल होती है, उसके अंदर क्या न्यूक्लियस नहीं होता है। और न्यूक्लियस का मेन फंक्शन क्या होता है? सेल डिवाइडिंग का। सेल डिवीजन किसकी वजह से हो पाता है? एक सेल से दो सेल तभी बनेंगी जब उस सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा। अगर न्यूक्लियस नहीं है तो वो सेल डिवाइड नहीं होगी कभी भी। ओके। तो अब बात कर लेते हैं इस न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस क्या होता है? तो सबसे बड़ा जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो कौन होता है? न्यूक्लियस ही होता है, जो कि एक मेम्ब्रेन के थ्रू कवर्ड रहता है। और उस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर एनवेलप बोल देते हैं। ओके। अब सवाल आता है कि इसके अंदर कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती है और ये किन किन चीज़ों का फॉर्मेशन करता है या क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। तो जो अपना जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए की फॉर्म में न्यूक्लियस के अंदर स्टोर रहता है। ओके। अब जब सेल नॉन डिवाइडिंग सेल्स होती हैं, जैसे कि सेल को डिवाइड नहीं होना, अभी वो नॉर्मल कंडीशन में प्रेजेंट है, तो जो ये जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए है, ये क्या एक धागे के रूप में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर। और उस धागे को क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन बोलते हैं। लेट सपोज कि अभी सेल को डिवाइड होना है, उसको अपने को डिवाइड करके दो सेल बनानी है, तो क्या होंगे? ये जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए है यानी जो क्रोमेटिन के फॉर्म में, ये आपस में आएंगे, पास आएंगे, और ये जुड़ के आपस में क्या करेंगे? क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कर लेते हैं और उसके बाद सेल डिवीजन परफॉर्म होता है। सेल डिवीजन नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, उसमें अपन डिटेल में देखेंगे कि किस तरीके से ये क्रोमेटिन पास आते हैं और एक नई सेल डिवाइड करके नई सेल बनाते हैं। ओके। नेक्स्ट आता है, इसके अंदर आरएनए भी पाया जाता है। मोस्टली रूप से जो आरएनए होता है वो, उसका काम क्या होता है? जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है। एक और लास्ट और इम्पोर्टेंट चीज़ न्यूक्लियस के बारे में, इसके अंदर एक रफली स्पेरिकल स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस बोलते हैं। अब ये न्यूक्लियोलस क्या करेगा? राइबोसोम का फॉर्मेशन करता है। अब राइबोसोम क्या होते हैं? राइबोसोम का मेन फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस का। ओके। तो ये था न्यूक्लियस के बारे में। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स की। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स है राइबोसोम। तो जैसा कि आप जानते हैं राइबोसोम कहाँ बनता है? न्यूक्लियस के अंदर बनता है। और इसका फॉर्मेशन कौन करवाता है? एक स्ट्रक्चर पाई जाती है न्यूक्लियस के अंदर, वो होती है न्यूक्लियोलस। अब जैसे ही न्यूक्लियस के अंदर राइबोसोम बन जाएगा तो अब ये राइबोसोम से बाहर आ जाएगा। राइबोसोम से बाहर आके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम का दूसरा सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहता है सेल के अंदर, उससे अटैच हो जाता है। ठीक है। और ये राइबोसोम किस किस से मिलके बना होता है? राइबोसोम आरएनए प्लस प्रोटीन से मिलके बना हुआ होता है। अब जैसे ही अब ये बाहर आ जाएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच हो जाता है। अब क्या होगा? इसके अंदर आरएनए प्रेजेंट है, मोस्टली रूप से कौन सा वाला? आरएनए, जो राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है वो प्रेजेंट है। अब क्या होगा? जैसे ही सेल के अंदर एमाइनो एसिड्स आएंगे बाहर से, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू एंटर कर जाएंगे, तो क्या होगा? राइबोसोम उनको अपने अंदर ले लेगा और जो आरएनए की हेल्प के थ्रू क्या होंगे? एमाइनो एसिड जुड़ के प्रोटीन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है। अब सवाल आता है कि ये प्रोटीन क्यों बनाते हैं और ये प्रोटीन किस तरीके से अपना रोल अदा करती है सेल के अंदर। तो ये प्रोटीन बनाते हैं, जो ये जब भी सेल के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर कोई डैमेज हो गया, लेट सपोज कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर से सेल को कोई इंजरी हुई है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज हो गई, तो उसको रिपेयरिंग का काम कौन करेगा? ये प्रोटीन ही करती है, जो कि कहाँ पे बनती है? राइबोसोम के अंदर बनती है, राइबोसोम के द्वारा बनाई जाती है। ओके। तो मेन काम क्या होगा इसका? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिपेयरिंग का काम होता है प्रोटीन का। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स की, तो वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? एक इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेनियस कैनाल की तरह होता है। और इसके दो टाइप होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बात कर लेते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो इसका मेन फंक्शन होता है लिपिड का, और जो स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं बॉडी के अंदर
उनका फॉर्मेशन करना है। साथ में कुछ ड्रग्स होती है उनके डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करता है। लेट सपोज कि कोई ड्रग्स ज़्यादा केमिकल रिलीज कर रही है और वो केमिकल हार्मफुल है सेल के लिए और सेल के अंदर एंटर कर चुका है, तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होगा, उसके केमिकल इफेक्ट को क्या कर देगा, कम कर देगा, उस केमिकल को क्या कर देगा, डैमेज कर देता है, ताकि वो ज़्यादा इफेक्ट ना कर पाए, सेल को डैमेज ना कर पाए। ठीक है। अब जो ये लिपिड बना है, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा लिपिड बनाया गया है, इसका काम होता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की रिपेयरिंग में, रिप्लेसिंग में काम करता है, हेल्प करता है। ओके। और जो अदर जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जैसा कि अपन ने पढ़ा राइबोसोम के अंदर, तो राइबोसोम क्या होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे अटैच हो जाते हैं, न्यूक्लियस से आते हैं, वहाँ पे अटैच हो जाते हैं, और वहाँ पे आके ये दोनों मिलके क्या करते हैं, एक साथ प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। और कभी कभी कुछ प्रोटीन होते हैं इम्प्रॉपरली रूप से मेड होती है, यानी कि कंप्लीट रूप से प्रोटीन बन नहीं पाती है, यूजफुल प्रोटीन, तो वो कहाँ पे स्टोर रह जाती है, इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर स्टोर हो जाती है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स की, तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, एक मेम्ब्रेनियस और सोसेज शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, और इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, वो है पावर हाउस ऑफ द सेल। अब इसे पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन क्या होता है, ये एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। जो कंप्लीट सेल की जो एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, जो सेल की डिवाइडिंग में हेल्प करती है, वो एनर्जी कहाँ पे बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनती है। लेट सपोज कि जो भी अपन खाना खाते हैं, तो जो ग्लूकोज जाता है अंदर सेल के अंदर, तो वो सीधा ग्लूकोज काम थोड़ी करता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा ग्लूकोज, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगी, उससे एटीपी के रूप में चेंज कर देगी, एनर्जी का फॉर्मेशन कर लेती है, उसको क्या कर देती है, उसमें चेंज कर देती है, एटीपी के रूप में एनर्जी बना लेती है और स्टोर कर लेती है एनर्जी को। अब जब भी सेल को डिवाइड होना है या सेल की ग्रोथ करवानी है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, इस एनर्जी को रिलीज कर देगा, ताकि सेल की ग्रोथ हो और एक सेल से दो सेल बन पाए, सेल डिवीजन की प्रोसेस में हेल्प हो पाए। ओके। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स आता है अपना गोल्जी एपरेटस। तो गोल्जी एपरेटस एक क्लोजली मेम्ब्रेनियस फोल्डेड सैक होता है, जो कि हर सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, और लार्जली उन सेल के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है जो सेल्स प्रोटीन का सिंथेसिस करती है और साथ में प्रोटीन का एक्सपोर्ट करती हैं। ओके। तो अब इसके फंक्शन की बात कर लेते हैं। जैसे कि प्रोटीन बन तो गई है, राइबोसोम के अंदर प्रोटीन बन तो जाती है, अब उसको कंप्लीट सेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है, अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स तक, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक, या फिर सेल के बाहर भी दूसरी सेल को प्रोटीन की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पे भी ट्रांसपोर्ट का काम तो करना ही है। तो इन सभी का काम कौन करता है, गोल्जी एपरेटस करता है। ओके। तो जैसे ही राइबोसोम के अंदर प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, तो वो कहाँ पे ट्रांसफर हो जाती है, गोल्जी एपरेटस के पास आ जाती है। गोल्जी एपरेटस क्या करेगा, उस प्रोटीन को पैकेज कर लेगा, यानी कि अलग अलग पैकेट में ले लेगा। जैसे कि दूध के पैकेट होते हैं ना, जैसे कि पूरी डेयरी के अंदर दूध आता है, एक तो बड़ी जो डेयरी होती है, अब उससे क्या होता है, पैकेट बना दो 250 ग्राम के, 1 किलो के, आधा किलो के, अब जैसे ही सब लोगों तक पहुंचाना है, तो ऐसे ही गोल्जी एपरेटस क्या करता है, राइबोसोम से सारी प्रोटीन ले लेता है और उनको पैकेज कर देता है, पैकेज करके वेसिकल के रूप में पैकेज कर लेता है। अब जैसे ही सेल ऑर्गेनेल्स, कहीं पे सेल ऑर्गेनेल्स को या प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रोटीन की ज़रूरत होती है या सेल के बाहर भी पहुंचाना होता है, तो अब ये गोल्जी एपरेटस क्या कर देगा, वहाँ तक ये प्रोटीन का डिस्ट्रीब्यूशन कर देता है, यानी कि एक्सपोर्ट कर देता है। ओके। तो ये मेन फंक्शन हो गया गोल्जी एपरेटस का। अब जैसे कि गोल्जी एपरेटस ने प्रोटीन को सेल से बाहर छोड़ा, यानी कि सेल से अंदर से कोई चीज़ बाहर आती है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं। और सेल के बाहर से सेल के अंदर कोई सब्सटेंस जाता है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। ओके। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स की, तो वो है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम क्या है, एक स्पेशलाइज्ड वेसिकल्स होता है, जो कि कहाँ से जनरेट होता है, गोल्जी एपरेटस से जनरेट होता है, यानी कि गोल्जी एपरेटस के थ्रू जनरेट होता है, या गोल्जी एपरेटस इसका फॉर्मेशन करता है। ओके। तो जो लाइसोसोम होता है उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं, कुछ स्पेसिफिक टाइप के डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं। उनका काम क्या होता है, जैसे सेल के अंदर कुछ एक्सेसिव पार्ट हो गया, जैसे कि एक्सेसिव पार्ट है या कोई डैमेज पार्ट है, उसको बाहर निकालना, और साथ में कोई भी बैक्टीरिया या वायरस सेल के अंदर इन्वेड हो चुका है, सेल के अंदर एंटर कर चुका है, तो उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है कौन, लाइसोसोम। ओके। अब आता है नेक्स्ट और लास्ट जो सेल ऑर्गेनेल्स है, वो है साइटोस्केलेटन। तो साइटोस्केलेटन बेसिकली इंटरलिंकिंग प्रोटीन फिलामेंट्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, हर सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और बेसिकली इनका फंक्शन ये होता है जो सेल की शेप को मेंटेन रखना, और साथ में जो सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनके जो ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन रखना, यानी कि न्यूक्लियस को यहाँ पे प्रेजेंट रहना है,
जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो यहाँ पे रहेगा। तो उनके सबके ऑर्गेनाइजेशन और सेल की शेप को मेंटेन करने का काम किसका होता है? साइटोस्केलेटन का होता है। ओके, तो बेसिकली इसके तीन पार्ट होते हैं या तीन टाइप्स होते हैं साइटोस्केलेटन के अंदर। माइक्रोफिलामेंट होते हैं, माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं और सेंट्रोसोम्स होते हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले माइक्रोफिलामेंट की। तो माइक्रोफिलामेंट स्मॉल प्रोटीन फाइबर्स होते हैं जो क्या करते हैं, सेल की जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, ताकि सेल अपनी पोजीशन में मेंटेन रहे। अगर वो जैसे कि राउंड शेप में तो राउंड शेप में ही रहे, वो उसकी शेप चेंज ना हो। तो उनमें सब में जो अपना रोल प्रेजेंट करता है वो कौन होता है? माइक्रोफिलामेंट होते हैं। ठीक है, अब सेल को कांटेक्ट करना है तो उसमें भी हेल्प करेंगे। कांटेक्ट तो हो गया, वापस से रिलैक्स होना है तो वापस सेम शेप में ही आए वो। तो इन सभी को कंट्रोल करने का काम किसका होता है? माइक्रोफिलामेंट का होता है। नेक्स्ट आता है माइक्रोट्यूबुल्स का। तो माइक्रोट्यूबुल्स क्या होते हैं? लार्जर जो प्रोटीन फाइबर्स होते हैं जिनका काम क्या होता है? जो सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स को मूवमेंट करना है। लेट सपोज कि गोल्जी एपरेटस को एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है प्रोटीन लेके, ठीक है, राइबोसोम न्यूक्लियस के अंदर से बाहर आएंगे। इन सभी को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? माइक्रोट्यूबुल्स करते हैं। साथ में जो सेल डिवीजन के टाइम पे जो क्रोमेटिन थे, जो डीएनए नॉन डिवाइडिंग सेल के अंदर क्या है, धागे के रूप में होते हैं, उन्हें क्या बोलते थे? क्रोमेटिन बोलते हैं। और वो क्रोमेटिन आपस में जुड़ेंगे, आपस में पास आते हैं, फिर डिवाइड हो जाते हैं। तो इन सभी में भी हेल्प करता है कौन? माइक्रोट्यूबुल्स हेल्प करते हैं। ठीक है, और लास्ट वन जो थर्ड आता है वो है इसके अंदर सेंट्रोसोम्स। सेंट्रोसोम्स क्या करता है? माइक्रोट्यूबुल्स और जो माइक्रोफिलामेंट्स है इनको कंट्रोल करके रखता है, ताकि ये अपने फंक्शन अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाएँ। और इसके अंदर दो पेयर सेंट्रियोल्स के पाए जाते हैं जो कि सेल डिवीजन के टाइम पे अपना रोल प्रोवाइड करते हैं या अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाता है सेल स्ट्रक्चर के बारे में, जिसके अंदर अपन ने पढ़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल ऑर्गेनेल्स के। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे वो है सेल साइकिल या सेल डिवीजन साइकिल। ऑल राइट।